कष्ट सहकर ही सबसे मजबूत लोग निर्मित होते हैं, सबसे महान चरित्रों पर घाव के निशान होते हैं। जय हिंद साथियों, तथास्तु राम पीसीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एमपीपीएससी को लेकर संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। प्री, मेंस और इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी। इस एग्जाम को लेकर विद्यार्थियों के मन में जो भी डाउट होते हैं, स्ट्रेटजी प्लान, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, प्री की तैयारी कैसे करें, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें, कितना समय दें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो 17 दिसंबर 2023 को होने वाला है एमपीपीएससी प्री का एग्जाम, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप सभी को एमपीपीएससी के पैटर्न को समझना पड़ेगा। एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज किया था 2020 में, और 2020 के बाद 3 बार एमपीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। और यदि हम लास्ट 3 ईयर के पेपर को एनालिसिस करें तो एमपीपीएससी ने जो सिलेबस देके रखा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, और लगभग 60 से 65% क्वेश्चन आते हैं। यदि हमको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हमें इन 60 से 65% जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं, जिनको सभी बच्चे सही करके आते हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा और इनमें होने वाली सिली मिस्टेक्स को रोकना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी की जो 10 यूनिट हैं, इसके सिलेबस को और इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना, और आगे की क्लासों में हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को विस्तार से समझेंगे और इनके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ताकि 17 दिसंबर को जो एग्जाम हो उसमें आपके जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वह गलत नहीं होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो एमपीपीएससी ने जो पहली यूनिट देके रखी है वह है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, यदि मैं बात करूं एमपीपीएससी में जो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से 30 से 35 क्वेश्चन हर साल, 30 से 35 क्वेश्चन हर साल एमपी से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। तो हम सभी को मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और सिलेबस की जो 10 यूनिट हैं उनमें से 4 यूनिट में एमपीपीएससी ने अलग अलग एमपी को मध्य प्रदेश को देके रखा है। पहली यूनिट में हिस्ट्री, लिटरेचर और कल्चर दिया है। 3rd यूनिट में आप देखेंगे एमपी की ज्योग्राफी है। आगे आप देखेंगे एमपी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी है, और आगे आप देखेंगे एमपी का स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, और लास्ट में एमपी के कमीशन है। तो यदि अपन एमपी को भी बहुत अच्छे से तैयार करें तो लगभग 30 से 35% क्वेश्चन आते हैं। वो मध्य प्रदेश से जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े ही सरल आते हैं, बड़े ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है उसकी जो पहली यूनिट है उसको भी 8 सब पॉइंट में बांटा गया है। यहां पर पहला है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश के प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, आगे मध्य प्रदेश के त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, और लास्ट में है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। अब हम इन एक एक लाइन को डिटेल में समझने वाले हैं कि इनको पढ़ते समय हमको किन बिंदुओं पर विशेष रूप पे ध्यान रखना है। जैसे जो पहली यूनिट है उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। तो विद्यार्थियों, आप सभी को पढ़ते समय मध्य प्रदेश के सभी साहित्यकारों को पढ़ना है, प्राचीन भारत के भी, मध्यकालीन भारत के भी और आधुनिक भारत के भी। आपको सभी साहित्यकारों को बहुत अच्छे से कवर करना है। लेकिन यदि अपन लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चंस को देखें, एमपीपीएससी साहित्यकार से
तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी साहित्यकार का वह वास्तविक नाम पूछते हैं, रियल नेम पूछते हैं, वास्तविक नाम। तो आपको साहित्यकार पढ़ते समय उनके रियल नेम जरूर देखने हैं। दूसरा एमपीपीएससी जो पूछता है वह पूछता है उनका जन्म स्थान या वह किस जिले से है, उनका बर्थ प्लेस या वो किस डिस्ट्रिक्ट से है। और तीसरा एमपीपीएससी का पैटर्न है, एमपीपीएससी पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं। तो आपको सभी साहित्यकारों की रचनाएं भी बहुत अच्छे से पढ़नी है। यदि लास्ट 3 ईयर में हम देखें कि किस किस टाइप से यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन आया है राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम पूछा है, रियल नेम पूछा गया इनसे। और ये क्वेश्चन है 2020 पीएससी का। यहां पर आप देखेंगे यहां उनकी रचनाएं पूछी है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। और यहां पर देखिए हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध और केशव दास, इनकी रचनाएं लिखी हैं और पूछा इनमें से कौन सी सही नहीं है। ये क्वेश्चन है एमपीपीएससी 21 का, 2021 का। आगे फिर से वही अगेन उनकी रचनाएं पूछी हैं और यहां पर पूछा गया है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की मिस्र में किस 7 बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे। तो कुल मिला के आपको साहित्यकार को पढ़ते समय सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो है इनकी रचनाएं, समाचार पत्र, बुक्स, इन सभी को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअल आते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से याद करना है और इनके बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। इसके बाद एक फर्स्ट यूनिट में एक सब पॉइंट दिया गया है, वह है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। तो मध्य प्रदेश में यदि आप पर्यटन स्थल को देखते हैं तो मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन स्थल भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं, हिस्टोरिकल, इसके बाद प्राकृतिक भी हैं, नेचुरल भी हैं। लेकिन एमपीपीएससी ने जो लास्ट 3 ईयर के यदि हम पेपर को देखें तो एमपीपीएससी ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी से पूछे हैं, वह है धार्मिक पर्यटन। तो आपको पढ़ते समय पढ़ने सभी पर्यटन हैं, लेकिन विशेष रूप से कौन से पर्यटन को ध्यान देना है, वह है कौन से पर्यटन, धार्मिक। और धार्मिक पर्यटन को पढ़ते समय भी आपको सभी धर्मों के जो भी धार्मिक पर्यटन हैं उनको कवर करना है। जैसे यदि मैं ब्राह्मण धर्म की बात करूं तो खजुराहो के जो मंदिर हैं, जो यूनेस्को साइट भी हैं, वहां पर वह उनके निर्माणकर्ता पूछते हैं कि किस राजा ने कौन से मंदिर बनवाए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इनको तैयार करना है। आपको जो प्राचीन कुछ धार्मिक शहर फेमस है, उज्जैन से हर 1-2 साल में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपका ओमकारेश्वर हो गया, इनको बहुत अच्छे से कवर करना है। यदि मैं बौद्ध धर्म की बात करूं, यहाँ पर कुछ स्तूप है, जैसे सांची का स्तूप, सांची के स्तूप से हर 1-2 साल में क्वेश्चन आ जाता है, आपका भरूच स्तूप। तो आपको पढ़ते समय इन सभी धार्मिक पर्यटन स्थल को बहुत अच्छे से कवर करना है। और यदि हम लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन देखें तो एमपीपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वह धार्मिक पर्यटन से पूछे हैं। और यहां पर यदि मैं देखूं तो क्वेश्चन है 2020 पीएससी का, 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, सांची का प्राचीन नाम पूछा है। हाँ, जो भी धार्मिक पर्यटन में भी जो इंपॉर्टेंट शहर हैं उन शहरों के प्राचीन नाम भी पीएससी हर 1-2 साल में पूछ रहा है। एक क्वेश्चन और आया है प्राचीन नाम से, आगे आप देखोगे यहां पर लिखा है किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है, 2021 में आया है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं। तो कुल मिला के आपको पर्यटन पढ़ते समय विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन को पढ़ना, बाकी सभी पर्यटन कवर करने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाना है ताकि इनसे यदि क्वेश्चन आते हैं वह गलत ना हो पाए। यदि हम आगे बात करें, अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश।
मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। यदि इसको आपको पढ़ना है, अच्छा पहले तो मैं इसमें 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और दूसरा है प्रमुख राजवंश, मेजर डायनेस्टीज। अच्छा, एमपीपीएससी ने जो लास्ट 3 ईयर में जो इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन दोनों पॉइंट में से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है वह पूछे जा रहे हैं प्रमुख राजवंश से। तो इन पढ़ना दोनों को है, लेकिन आपको राजवंश को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और राजवंश को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, राजवंश तो अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो आप लोग क्या करें, जो प्रमुख राजवंश हैं, जैसे आपका होलकर हो गया, सिंधिया हो गए, आपके गौंड वंश हो गया, या आपके कलचुरी हो गए, परमार हो गए, तो आपको इन डायनेस्टी को देखना है। और इन डायनेस्टी में भी आपको यहां के जो इंपॉर्टेंट रूलर है, इंपॉर्टेंट शासक है, उनको पढ़ना है, जो फेमस शासक है। जैसे परमार वंश की मैं बात करूं, राजा भोज बड़े फेमस है। यदि मैं गौड़ शासकों की बात करूं, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती, तो आपको जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं उन रूलर्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है। और साथ में यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वह पूछा जाता है बड़ा बेसिक, इनके संस्थापक, फाउंडर किसी भी डायनेस्टी के, और साथ में पूछी जाती है इनकी राजधानी, इनकी कैपिटल। तो आपको पढ़ते समय इनके फाउंडर और कैपिटल को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। और साथ में मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को पढ़ने के लिए आपको इन इवेंट्स को पढ़ने के लिए इंडियन हिस्ट्री के साथ कवर करना है। जो इंडियन हिस्ट्री में मेजर इवेंट्स आप पढ़ते हो, जहां पर भी मध्य प्रदेश की चर्चा होती है, उनको आपको लेके चलना है। जैसे मैं बात करूं, जब आप इंडियन हिस्ट्री में स्टोन एज पढ़ते हो, पाषाण काल पढ़ते हो, तो स्टोन एज में मध्य प्रदेश से कुछ स्थान मिले हैं, जैसे भीमबेटका हो गया, या आपका हथनौरा हो गया, आदमगढ़ हो गया, कायथा हो गया। तो आपको इन शहरों को कवर करके चलना है। जैसे आप महाजनपद काल पढ़ते हो, तो भारत में जो 16 महाजनपद थी, उन 16 महाजनपद में से जो 2 महाजनपद वो मध्य प्रदेश से मिली हैं, अवंती और चेदी। तो आपको अवंती और चेदी को विशेष रूप से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इन घटनाओं को इंडियन हिस्ट्री के साथ कवर करना है। दूसरा, यहां पर एमपीपीएससी का एक पैटर्न और है, इंडियन हिस्ट्री में भी है और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में भी है, वो है स्टेटमेंट पूछता है। वह स्टेटमेंट आपको लिख के देगा और आपसे पूछेगा कि इस स्टेटमेंट को किस व्यक्ति ने कहा है। मुझे अपने आप में एक थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो आपको पढ़ते समय जो भी स्टेटमेंट मिले उनको बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। तो यहां पर अपन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे वही मैंने अभी आपको बताया कि प्रमुख राजवंश जो इंपॉर्टेंट राजा है, तो यहां से देखो क्वेश्चन पूछा गया किससे, राजा भोज से, कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था। यहां पर वो संस्थापक का बेसिक क्वेश्चन आया है 2020 पीएससी में, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। यहां पर देखें कैपिटल से क्वेश्चन आया है 2020 पीएससी में, राजा वीरसिंह देव की राजधानी कहां थी। आगे चल के हम इन टॉपिकों को समझेंगे और इनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अभी आज की क्लास का केवल उद्देश्य है इन एग्जाम के पैटर्न को समझना। यहां पर जो स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा था, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह स्टेटमेंट किसने कहा था, ठीक है। ये भी अभी हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे अपन देखें जो इंडियन हिस्ट्री की मेजर इवेंट है, तो यहां पर अशोक के साथ लिंक करके चीजों पूछी गई है। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थयात्रा का अंकन मिलता है, 2022 में आया है। इसमें अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगदेव एवं उनकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है। तो जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, उनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। अगला जो सब पॉइंट है सिलेबस का, वह है मध्य प्रदेश का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके बारे में टॉपिक दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में जो नेशनल मूवमेंट है, इसको भी आपको पढ़ते समय 2 तरीके से पढ़ना है। एक तो इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके साथ इसे कवर करना है। जैसे जब आप 1857 में इंडियन हिस्ट्री में 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हैं, तो उस समय आप मध्य प्रदेश में भी 1857 का रिवोल्ट पढ़िए। तो आपको इंडिया की जो भी इवेंट्स हैं उसके साथ एमपी को कवर करना है।
इसके अलावा एमपी में कुछ फेमस चीजें हैं, एमपी का जलियांवाला बाग हो गया, तुड़िया मुड़िया सत्याग्रह हो गया। तो मेजर इवेंट्स को आपको कवर करना। एक दूसरा, यहां भी मध्य प्रदेश की, एमपी की जो फेमस पर्सनालिटी हैं जिनका नेशनल मूवमेंट में योगदान था, इन फेमस पर्सनालिटी को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। एमपीपीएससी इन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नेशनल मूवमेंट में जो भी फेमस पर्सनालिटी थी, उन फेमस पर्सनालिटियों को आपको देखना है, ठीक है। जैसे भीमा नायक हो गए, टांटिया भील हो गए, तो इन सब के बारे में आपको कवर करना है। और यहां पर एक चीज और कर सकते हो कि जो एमपी की फेमस पर्सनालिटी है उनको भी आप जनजाति व्यक्तित्व से लिंक करके पढ़ सकते हैं। आगे सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है जनजाति व्यक्तित्व, तो आप इस टॉपिक से भी इन चीजों को लिंक करके पढ़ सकते हैं। और साथ में एमपीपीएससी एक नए टाइप का क्वेश्चन और पूछता है कि किसी भी घटना का शताब्दी ईयर पूछता है। मतलब इंडियन हिस्ट्री में से या मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में से कोई ऐसा इवेंट्स है जिसके 100 साल हो गए हो, तो एमपीपीएससी उसे पूछता है। जैसे 1-2 साल पहले उसने पूछा था चोरा चोरी हत्याकांड, 2022 में क्वेश्चन आया था कि क्या 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, तो उसको 100 साल हो गए थे कब, 2022 में। तो 2020 पीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हम लोगों को पढ़ते समय मध्य प्रदेश की घटनाओं की जो भी शताब्दी ईयर है, मतलब जो घटनाएं 1923 में हुई, 1924 में हुई, उन घटनाओं को भी हमको कवर करना है। यहां पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे आए हुए। यहां पर जो भी क्वेश्चन है वो है पर्सनालिटी से आए हैं नेशनल मूवमेंट की। यहां पर लिखा है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से था। तो वही 1857 के रिवोल्ट में इन लोगों का योगदान था, तो वो क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर अगला आप देखेंगे कि वो नेशनल मूवमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और उन्होंने फेमस पर्सनालिटियों के नाम लिख के दिए, खाजा एवं भीमा नायक और आगे भी शंकर शाह, तो उन सब के बारे में इन लोगों ने लिख के दिया है। तो आपको पढ़ते समय इस पैटर्न में इनको कवर करना है। यदि आगे हम डिस्कस करें, अगला जो सब पॉइंट है पहली यूनिट में वो लिखा है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, ठीक है ना। इनमें से इंपॉर्टेंट है जनजातियां। आप सभी को पता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में है, और एमपीपीएससी जनजातियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो जनजातियों के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करनी है, विस्तार से पढ़ना है, इनके बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, इनसे हर साल क्वेश्चन आना फिक्स है। और जनजातियों को पढ़ते समय पहला तो कुछ जो फेमस बातें हैं किसी भी जनजाति के बारे में वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जो फेमस पॉइंट है। जैसे मध्य प्रदेश की संकटग्रस्त जनजातियां भारिया, बैगा और सहरिया, इनके बारे में हर 1-2 साल में क्वेश्चन आ जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा है, भारत में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा है, तो आपको जनजातियों का जो बहुत फेमस चीजें वो पता होनी चाहिए। दूसरा, इनका क्षेत्र पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किस एरिया में कौन सी जनजाति मिलती है। इसके अलावा आपको इनकी उपजातियां पढ़नी है कि भाई गौड़ जनजाति की कौन कौन सी उपजातियां, इनकी आपको विवाह पद्धतियां पढ़नी है। इसके अलावा यहां पर इंपॉर्टेंट शब्दावली पूछते हैं कि कौन सी, कोई वर्ड लिख के देते हैं और पूछते हैं कि यह किस जनजाति से संबंधित है। जैसे खुटिया पटेल पूछा था कि खुटिया पटेल किस जनजाति का वर्ड, किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको इनको शब्दावली पढ़ना है। इसके अलावा इनसे संबंधित आपको संस्थान पढ़ने, कोई इंस्टीट्यूट जो जनजाति से संबंधित हो, इनके बारे में पढ़ना है। और साथ में एक टॉपिक तो दिया ही गया है आगे चल के जनजाति व्यक्तित्व, तो आपको जनजाति इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व को भी पढ़ना है। और साथ में आगे चल के मध्य प्रदेश में एक टॉपिक दिया गया, मध्य प्रदेश में कला, तो कोई जनजाति व्यक्तित्व किसी आर्ट से जुड़ा है, उस कला को भी आपको कवर करना है। तो इन जनजातियों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इनसे क्वेश्चन आना फिक्स है, ताकि जो भी क्वेश्चन आए उनको अपन कवर कर पाए। यहां पर अपन देखें बेसिक क्वेश्चन आया बड़ा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। एक दिवस पूछ लिया, विमुक्त जाति दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो आपको जनजातियों से रिलेटेड हर चीज कवर करनी है। यहां पर आप देखोगे कोई संस्थान जो मैं आपसे बोल रहा था, बैगा विकास अधिकरण के बारे में पूछा गया है। जो शब्दावली है, जो औरत खुटिया पटेल पूछा गया है, ये 2020 का क्वेश्चन है, खुटिया पटेल पूछा गया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो उनकी कला फेमस है,
तो देखिए आप ढोकरा कला के बारे में उनसे पूछ लिया गया। जनजाति संग्रहालय पूछा गया, जनजाति संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो आपको जनजातियों के बारे में इन सब पॉइंट्स पर जाकर चर्चा करनी है। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय कहां पर, तो कुल मिला के जनजातियों से रिलेटेड जो मैंने पॉइंट्स बनाए उनको पढ़ते समय उन पर विशेष आप क्या करें, ध्यान दें। इसके अलावा एक अलग से पीएससी ने हेडिंग बना के रखी है, जो जनजातियों के अंदर अपन देख रहे थे, प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटी। और यदि अपन देखें जो जनजाति व्यक्तित्व हैं, इन जनजाति व्यक्तित्व को पढ़ते समय आपको 2-3 तरीके से ध्यान रखना है। पहला, ऐसा कोई जनजाति व्यक्तित्व जो करंट में चर्चा में रहा हो, इस साल ऐसा कोई जनजाति व्यक्तित्व जो चर्चा में रहा हो, पहली बात। दूसरा, या ऐसे जनजाति व्यक्तित्व जिनको कोई अवार्ड मिले, कोई फेमस जनजाति व्यक्तित्व जिसको इस साल पद्मश्री या बाकी कोई भी अवार्ड मिला है, तो उनके बारे में अपन को बहुत अच्छे से पता करना है। और साथ में ऐसा कोई जनजाति व्यक्तित्व जिसका मध्य प्रदेश के इतिहास में विशेष योगदान रहा, तो इन जनजाति व्यक्तित्व को अपन को बहुत अच्छे से कवर करना है। और यदि अपन देखें, हाँ अच्छा, इनमें से वास्तविक नाम तो पूछे जा रहे हैं, यदि आप कवर करेंगे तो उनका रियल नेम भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था, वही फेमस पर्सन टांटिया भील के बारे में पूछ लिया। पद्मश्री भूरीबाई के बारे में पूछ लिया, इनको पद्मश्री मिला था इसलिए पूछा गया है। यहाँ पर श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम की जनजाति कला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पूछा गया है। आनंद सेन श्याम और धनैयाबाई कलाकारों के बारे में पूछा गया। कुल मिला के आप ये सब लोग करंट में चर्चा में रहे हैं, इसलिए इन सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगला पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य। तो इसमें एमपीपीएससी जो त्योहार है, त्योहार में एमपीपीएससी का फिक्स पैटर्न है। त्योहार में मध्य प्रदेश में पूछे जाते हैं मेले, कि कौन सा मेला और किस स्थान पर भरे जाते हैं। तो आपको सारे मेले पढ़ने हैं और उनके स्थान पढ़ने हैं, पहली बात। दूसरा, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, इनमें से जो पैटर्न है वह इनके क्षेत्र पूछता है कि कौन सी कला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो आपको इस पैटर्न में इनको तैयार करना है। यदि मैं क्वेश्चन देखूं, यहां पर आ गया, हाँ एक इनसे संबंधित पर्सनालिटी भी फेमस है, इससे संबंधित आपको पर्सनालिटी भी देखी है। जैसे श्री राम सहाय किस लोक नृत्य कला से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कलाओं में से चित्रकला बहुत पूछी जाती है, आपको चित्रकला बहुत अच्छे से देखनी है। और चित्रकला से संबंधित कौन कौन से कलाकार थे उनके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। लास्ट 3 ईयर में 2 बार चित्रकला से क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर मैं बोल रहा था तुर्रा कलगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो एरिया पूछे जाते हैं। एक मेला आ गया, गोटमार मेला कहां आयोजित होता है, उसका क्षेत्र पूछ लिया उन्होंने। तो आज की इस क्लास में हमने मध्य प्रदेश के जो प्री का सिलेबस है उसकी पहली यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा है। आगे इन टॉपिकों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर और इनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और आगे की आने वाली क्लासों में मैं आपको बाकी यूनिट को डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप सभी का धन्यवाद।